डॉक्टर साहब, लेकिन अब जो पेशेंट है या जो पब्लिक में है वो लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर लें, आपके पास भी आने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे कौन से प्राइमरी लक्षण होते हैं जो झट से वो पकड़ लें? कुछ लक्षण तो होते ही हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जैसे वो खुद ही एक डॉक्टर बन जाए और पता चले ये हो रहा है तो इसका मतलब तुरंत आपके पास फिर पहुंचे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं हम वार्निंग साइंस, एंटीनाज, मतलब डेंजर। जैसे हम कोई रोड से जाते हैं, कहीं टर्न है तो वहाँ एक डेंजर का साइन लगा हुआ रहता है, या कोई रिस्की चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वहाँ डेंजर का साइन लगा हुआ रहता है, खतरा। करेक्ट। सो ऐसे कोई खतरे के साइंस है, सिम्टम्स है जो हमको सावधानी बरतनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 7-8 साइंस है, मैं बोलूँगा, काफ़ी ध्यान से सुनिए। एनी लंप इन ब्रेस्ट आफ्टर 40-50 ईयर्स इन फीमेल, मतलब जो लेडीज़ है 40-50 साल के बाद अगर ब्रेस्ट में कोई गाय है तो वो कैंसरस हो सकता है। कैंसर होता है ऐसा नहीं है, बट अब एक 5-10% चांस है कि वो कैंसर का हो सकता है। हालांकि यंग एज में भी काफ़ी ब्रेस्ट लंप रहते हैं, बट दे आर बिनाइन, जो हार्मोन रिलेटेड रहते हैं, या फाइब्रो एडिनोमास बोलते हैं, उसमें कुछ ट्रीटमेंट की जरूरी नहीं रहती। बट स्पेशली आफ्टर 50 ईयर्स एनी ब्रेस्ट लंप बेटर टू गो एंड चेक विद द डॉक्टर, नंबर 1। नंबर 2, उसके अराउंड, निप्पल के अराउंड कुछ इरिदिमा है, या निप्पल डिस्चार्ज है, या अंडर आर्म में कुछ गांठ है, वो भी कई बार साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। मैं इसलिए ब्रेस्ट कैंसर और गायनेकोलॉजिकल कैंसर ज़्यादा प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि आजकल इसके केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। सेकंड, एनी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे लेडीज़ को इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग होना, या पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब एल्डरली फीमेल जो 50-55 ईयर्स हो गए हैं, उनके मेंसेस बंद हो गए हैं लेकिन वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। अगर ये कुछ चीज़ होती है तो ये हो सकता है कि कैंसर का एक निशान हो सकता है। थर्ड, एबनॉर्मल ब्लड बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स, मतलब जो मोशन आता है और यूरिन आता है, स्पेशली मोशन में अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होना, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन होना, मोशन में ब्लड आना, ये चीज़ें भी इंटेस्टाइनल कैंसर के सावधानियाँ हो सकती है। फोर्थ, ओरल कैविटी, जो लोग तंबाकू या गुटखा सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनमें माउथ में, ओरल कैविटी में वाइट पैच आना, या वाइट धब्बा आना, या रेड स्पॉट आना, या ब्लीडिंग हो जाना, या नेक में कोई स्पॉट्स, ग्लैंड्स आना, ये ओरल कैंसर का निशाना हो सकता है। फिफ्थ, क्रॉनिक कफ, जिसमें 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लेकिन कम नहीं हो रही है, दवाइयाँ ले ली, एलर्जी की दवाइयाँ ले ली, एंटीबायोटिक्स ले ली, कफ में से खून गिर रहा है, आवाज़ चेंज हो गया है, सो ये लंग कैंसर हो सकता है, स्पेशली इन क्रॉनिक स्मोकर्स, बीड़ी या सिगरेट स्मोकर्स में। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट है, जो मतलब सिग्निफिकेंट वेट लॉस, आप 60 साल के हो लेकिन 3 महीने में, 4 महीने में आपको 10% वेट लॉस हो गया, 5-6 किलो कम हो गया है, भूख नहीं लग रही है, वीकनेस आ रहा है, फटीग लग रहे हैं, एनर्जी नहीं है, सो दैट कैन बी अ कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल और लिवर कैंसर्स। सो ये जो मोटा मोटा, या एनी अल्सर एनीवेयर इन द बॉडी, या एनी लंप विच इज़ देयर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ये सब चीज़ें कैंसर की हो सकती है। सो दीज आर ऑल डेंजर साइंस। अगर ये साइन सिम्टम्स है तो प्लीज़ आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या फिजिशियन को बताइए, या ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लिए। हालांकि कई कैंसर विदाउट सिम्टम्स भी आते हैं, बट जैसे लेमैन के लिए, अपने लोगों के लिए, अगर इसमें से कोई अगर लगता है तो बेटर टू टेक प्रिकॉशन। जी, अगर ये चीज़ें, उनके सिम्टम्स उनको आ रही हैं तो फर्स्ट उनको ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो अपने लेवल पे ही वो कर सकें, या फिर हॉस्पिटल मान लो बाद में जा रहा है लेकिन पहले ही ऐसी कौन सी सावधानी है जो उस वक्त ऑन स्पॉट उसको लेना शुरू कर देनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए? करेक्ट। तो ज़्यादातर कैसे है, कैंसर की जो टेस्ट है थोड़े बड़े टेस्ट रहते हैं जो हॉस्पिटल में ही होते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, अभी जब भी आपको ब्रेस्ट में लंप लग रहा है तो उसके लिए एक ब्रेस्ट मैमोग्राफी रहता है या ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड रहता है। वो चेकअप कोई भी डायग्नोस्टिक लैब में हो सकता है, या अल्ट्रासाउंड, अगर मेंसेस पीरियड्स कम ज़्यादा हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो रहा है, तो अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन जो रहता है वो आप डायग्नोस्टिक सेंटर या रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके कर सकते हैं। उसके बाद कोई स्पेसिफिक टेस्ट रहते हैं कैंसर के जो डायग्नोस्टिक सेंटर में रहते हैं, बट अनलेस द डॉक्टर राइट्स दे विल नॉट डू, जैसे कि ट्यूमर मार्कर्स,
For example, CA-125 is one tumor marker for ovarian cancer. PSA, prostate specimen antigen, is tumor marker for prostate cancer. So ऐसे थोड़े चेकअप्स, ब्लड टेस्ट और स्कैनिंग रहते हैं जो either you have to go to a hospital or any diagnostic center, और स्पेसिफिकली फिर अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो थोड़ा बायोप्सी या चेकअप या एंडोस्कोपी या स्कैनिंग तो आगे के टेस्ट है, बट दीज आर प्रोविजनल टेस्ट विच एनीबडी कैन डू इट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी कैंसर की बात होती है तो फिर एक दिमाग में घूम जाता है कि आपके कितने दिन बचे हुए हैं, तो एक डर का बड़ा साम्राज्य स्थापित हो चुका है। और इस डर से ऐसे बहुत सारे आपने भी जाहिर सी बातें देखी अपनी जर्नी के अंदर, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से यानी 4th स्टेज में पहुंच करके बहुत इजीली वो इस चीज़ को ओवरकम कर सके, एकदम सही है आज की डेट में, बहुत अच्छी लाइफ जी सके, उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो निकल गई। तो ये वाला जो फैक्टर है, इस तरह की चीज़ें कैसे इंसान कर सके, मतलब कि जो डर वाला फैक्टर हो जाता है कि आधा तो डर ही मार देता है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट या रिलेटिव्स सी वर्ड सुनता है, कैंसर वर्ड सुनता है, तो आधा तो उसका जो मॉरल सपोर्ट रहता है, मॉरल रहता है, वही वहीं पे डाउन हो जाता है। लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, आई कैन टेल यू विथ सो मच कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट कि आज साइंस इतना प्रोग्रेस कर चुका है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है, नई टैबलेट्स, मेडिसिन्स, मॉलिक्यूल्स इतने आ गए हैं कि आई कैन से मतलब इवन द पेशेंट इन इज 4th स्टेज, स्टिल वी कैन गिव हिम मीनिंगफुल लाइफ। मतलब उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, उसको कंफर्टेबल रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दैट गेट इट डिटेक्टेड अर्ली, इवन इफ इट इज़ डिटेक्टेड। फिर काफ़ी सारे मेडिकल टेस्ट, सर्जरीज, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब चीज़ें होने के बाद भी आपको फॉलोअप में रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कैंसर का इनिशियली कंट्रोल हो जाता है, लेकिन 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद कभी कभी रीअकरेंस भी हो सकता है। तो उसके लिए थोड़े फॉलोअप के टेस्ट रहते हैं, वो करने चाहिए। लेकिन जो ये डर है, हमें हिंदी में बोलते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। तो मैं एज अ प्राइमरी कंसल्टेंट आई कैन टेल यू कि मेरे पास जो कैंसर के पेशेंट आते हैं, मरीज़ आते हैं, अगर उनका अंदर से पॉजिटिविटी अच्छा है, मॉरल स्ट्रांग है, हैप्पी है, जॉयफुल है, नहीं डॉक्टर साहब जो होगा देखा जाएगा, ऐसे जो हिम्मत वाले हैं, दे विल डेफिनेटली मतलब बीमारी से जल्दी बाहर आ जाते हैं। उसको बोलते हैं कि व्हेन यू आर हैप्पी एंड पॉजिटिव, देयर आर फ्यू गुड हार्मोन्स, दे गेट सिक्रेटेड फ्रॉम योर बॉडी। तो ये जो गुड हार्मोन्स रहते हैं, फील गुड हार्मोन्स, ये देखिए मेडिकली जो ट्रीटमेंट करना है, मेडिसिन देना है, ऑपरेशन करना है, ये वो तो हम करेंगे, बट उसके साथ साथ कई बार पेशेंट फिट भी होना चाहिए, बोथ फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये डर निकाल दो कि अभी मेरे दिन ख़त्म हो गए। और इट इज़ नॉट सी कैंसर इज़ नॉट अ सेंटेंस, इट इज़ जस्ट अ वर्ड। और इतने सारे पेशेंट्स हमारे पास, इवन दो दे कम इन एडवांस स्टेज, वी कैन ट्रीट देम। अभी इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, रोबोटिक सर्जरी है, मतलब आई कैन से ऑलमोस्ट more than 80% पेशेंट को वी कैन अरेस्ट द ग्रोथ एंड वी कैन गिव देम मीनिंगफुल लाइफ। तो ये जो डर का माहौल है काफ़ी, ऑफ कोर्स इट इज़ स्टिग्मा, मतलब सोसाइटी में कोई भी पेशेंट कैंसर होता है तो जाहिर है कि वो खुद से बात नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं या बोलेंगे नहीं। लेकिन आजकल साइंस इतना प्रोग्रेस हो गया है, मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेस हो गई, तो डरने की कोई बात नहीं। आप बेशक जांच कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंड यू कैन लिव हेल्दी लाइफ अहेड।